संभावित लोकसभा उम्मीदवारों का नाम। सबसे पहले संभावित उम्मीदवारों के नाम सिर्फ जनता टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर। जनता टीवी पर संभावित उम्मीदवारों की सूची। 10 सीटों पर कांग्रेस के कौन होंगे संभावित उम्मीदवार, सबसे पहले जनता टीवी। तो ऐसी खबर पर हमारे साथ सलाहकार संपादक शशि रंजन जी जुड़ गए। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस के संभावित लोकसभा उम्मीदवार कौन होंगे? जी 10 नहीं, एक करेक्शन हमें करना चाहिए। हम चला रहे हैं फुल प्लेट ब्रेकिंग कि 10 सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार, ये 9 सीटों पे ही होगा, क्योंकि एक सीट गठबंधन है आम आदमी पार्टी के साथ और कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी को वो सीट दी गई है जहां से आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को कैंडिडेट बनाया है। उनकी घोषणा हो चुकी है। तो हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीटें हैं और एक गठबंधन के तौर पर एक सीट दे दी गई है आम आदमी पार्टी को। और जो टॉप सोर्सेज हैं, जो विश्वसनीय सूत्र हैं, उनके अनुसार 1 अप्रैल को यानी 1 अप्रैल को 31 मार्च तक तो संभावना नहीं है। 1 अप्रैल को हो सकता है, संभावना है कि कांग्रेस की लिस्ट आ जाए। जिन 9 सीटों पर बातचीत चल रही है, एक बार फिर ये फुल प्लेट ब्रेकिंग हम लगातार चला रहे हैं जागृति, ये 10 सीटों पर वो करेक्शन करवा देना चाहिए। 9 सीट है, 10 नहीं, 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा होगी। वो एक बार करेक्शन करवा दीजिए। पीसीआर के लोग अगर सुन रहे हो तो वो एक बार एक करेक्शन कर लीजिए। 10 हैं कुल हरियाणा में लोकसभा की, और एक सीट कुरुक्षेत्र जो गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दी गई है। सुशील गुप्ता वो बतौर कैंडिडेट घोषित भी हो चुके हैं। अब 9 सीटें बची हैं। कई दौर की बैठकें कांग्रेस में हो चुकी है, स्टेट लेवल से लेकर करके केंद्रीय मतलब नेशनल लेवल तक सीसी की बैठकें, कई राउंड की बैठक हो गई है। कई पैनल गए, और अगर हम कहानी अंबाला से शुरू करें तो कुमारी सैलजा, वरुण चौधरी, ये नाम थे पैनल में जिन पर बातचीत चल रही थी। और ये कहा जा रहा था कि कुमारी सैलजा को लड़वाया जाए, लेकिन कुमारी सैलजा ये लगातार कह रही थी कि नहीं, लोकसभा नहीं, वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। फिर अंबाला और सिरसा, 2 तरह की बात चल रही थी कि अंबाला से लड़ेंगी या सिरसा से लड़ेंगी। जो मेरे सोर्सेज हैं उसने ये कंफर्म किया है कि हाईकमान ने अनुरोध किया है कुमारी सैलजा से कि आप चुनाव लड़िए, और जब ये हुआ कि ठीक है वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका नाम फाइनल हुआ है अंबाला से। तो अंबाला से उधर बीजेपी से बंतो कटारिया कैंडिडेट हैं। रतनलाल कटारिया जो अब नहीं रहे, वहां के एमपी थे, चुने गए लगातार कई बार। उनकी पत्नी है बंतो कटारिया। बीजेपी ने बंतो कटारिया को टिकट दिया है और उनके खिलाफ कांग्रेस से बतौर कैंडिडेट रणभूमि में उतरने वाली है कुमारी सैलजा। जो हमारे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि 31 मार्च तक लिस्ट आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली घोषित नहीं होंगी। ये संभावना है कि 1 अप्रैल को ये नाम घोषित हो, यानी कि 1 अप्रैल को कांग्रेस की लिस्ट की घोषणा हो। तो अंबाला से जो हम नाम बता रहे हैं वो है कुमारी सैलजा, यानी कि अंबाला में जो कॉन्टेस्ट होगा मुख्य तौर पर वो बंतो कटारिया वर्सेस कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा अंबाला से भी रही हैं और उनकी वो कर्म भूमि भी है, अंबाला भी है और सिरसा भी है, लेकिन अंबाला ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन शायद कुमारी सैलजा को भी लगा है और कांग्रेस वालों को भी लगा है। और बंतो कटारिया के खिलाफ कांग्रेस अंबाला से कुमारी सैलजा को उतार रही है। हालांकि ये बात चल रही थी, वरुण चौधरी है, फूलचंद बुलाना के बेटे हैं, वरुण बुलाना भी कहते हैं उन्हें, उनका भी नाम था कि अगर सैलजा नहीं लड़ती हैं तो वरुण चौधरी को लड़वाया जाए, लेकिन वरुण चौधरी ने मना कर दिया। और उधर सैलजा जब तैयार हो गई है तो अंबाला से बतौर कैंडिडेट कुमारी सैलजा कांग्रेस की तरफ से आ रही है। कुरुक्षेत्र उसके बाद सीट है, वो आम आदमी पार्टी के पास जा चुकी है गठबंधन में। सुशील गुप्ता वहां से कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। अब करनाल बात ही इंटरेस्टिंग हो गया, और जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुए हरियाणा में, मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर,
उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने और उसके तुरंत बाद ये भी घोषणा हो गई कि मनोहर लाल जी करनाल से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे लोकसभा चुनाव के लिए। अब कांग्रेस की तरफ से कई नामों पे चर्चा चलती रही। वीरेंद्र राठौर के भी नाम की बहुत चर्चा चली, बुल्ले शाह के नाम की चर्चा चली और ये नाम सब पैनल में है। लेकिन कुलदीप शर्मा वहां से चुनाव लड़े हैं और वो माना जाता है कि करनाल से उनका विशेष लगाव है, लेकिन कुलदीप शर्मा खुद नहीं चुनाव लड़ेंगे और अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है और चाणक्य शर्मा का नाम फाइनल है। तो चाणक्य शर्मा करनाल से कांग्रेस उन्हें टिकट देने जा रही है, यानी कि बीजेपी की तरफ से मनोहर लाल जी और कांग्रेस की तरफ से उन्हें चुनौती देंगे चाणक्य शर्मा, जो कि कुलदीप शर्मा के पुत्र हैं। हालांकि पैनल में बुल्ले शाह और वीरेंद्र राठौर ये दो नाम थे। हालांकि बीच में फरीदाबाद एनआईटी से जो कांग्रेस के एमएलए हैं नीरज शर्मा, उनके भी नाम की चर्चा हुई और नीरज शर्मा वहां से चुनाव लड़ना भी चाहते थे, उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की थी। लेकिन ये सारे नाम पे चर्चा होती रही है। चाणक्य शर्मा के नाम पे मुहर लगती हुई नजर आएगी और जो 1 तारीख को लिस्ट आएगी उसमें 99.9% संभावना ये रहेगी कि चाणक्य शर्मा का नाम कांग्रेस की लिस्ट में बतौर कैंडिडेट लोकसभा चुनाव के लिए करनाल संसदीय क्षेत्र से चाणक्य शर्मा ये नाम आपको देखने को मिले। करनाल के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो सोनीपत आता है। सोनीपत, रोहतक, झज्जर ये वाला जो इलाका है ये कहा जाता रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर है यहाँ और जो कांग्रेस के मौजूदा एमएलए भी हैं विधानसभा में अधिकांश तौर पे इन्हीं इलाकों से जीत करके आए हैं। हालांकि 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव लड़े थे सोनीपत से लोकसभा के लिए और करारी हार का सामना करना पड़ा था और वहां से बीजेपी के कैंडिडेट रमेश कौशिक जीत करके आए थे। इस बार भी आप देखिए कई सारे उनकी एक स्टेटमेंट है जो बड़ा चर्चा में है कि मैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ इसलिए मेरे चुनाव लड़ने की अभी संभावना नहीं है। कई नामों पे चर्चा चल रही थी। अब सोनीपत से जब बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है उसके बाद कांग्रेस की रणनीति चल रही थी और कांग्रेस वेट कर रही थी कि कहां से कौन कैंडिडेट आता है, उसके बाद वो अपनी लिस्ट को फाइनल आकार दे या शेप दे। बाबा सतपाल ब्रह्मचारी का नाम जबरदस्त तरीके से चल रहा था और कर्नल रोहित का भी नाम बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा था। ये नाम पैनल में भी है और सोनीपत से बहुत सारे एप्लीकेंट थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जो मेरे सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सुरेंद्र धैया के नाम पे मुहर लगा रही है। 1 तारीख यानी 1 अप्रैल को आधिकारिक घोषणा हो जाए, यानी कांग्रेस सुरेंद्र धैया पे दाव लगाना चाहती है और हालांकि सोनीपत में कैंडिडेट कोई भी हो चुनाव तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को ही लड़ना होगा और वो उनका इलाका भी है और वो पूरी ताकत भी लगाएंगे। तो सुरेंद्र धैया का नाम आ रहा है जिसपे मुहर लगती हुई नजर आई है और सुरेंद्र धैया को कैंडिडेट बनाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से सोनीपत संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा चुनाव के लिए। सोनीपत में बहुत पेचीदगी थी, लेकिन जब भी वहां पे मीटिंग चल रही थी तो ये कहा जा रहा था कि सोनीपत में जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे टिकट उसी को मिलेगा और सारा दारोमदार जीत और हार जो है वो कैंडिडेट पे नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे होगा। तो सुरेंद्र धैया का नाम लगभग फाइनल है सोनीपत से और बाबा सतपाल ब्रह्मचारी, हालांकि बाबा सतपाल ब्रह्मचारी की कई राउंड मुलाकात हो चुकी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, लेकिन तमाम इक्वेशन कांग्रेस के लोगों ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैलकुलेट किया होगा और शायद उन्हें ये लगा हो कि सुरेंद्र धैया मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, इसलिए सोनीपत से सुरेंद्र धैया का नाम लगभग फाइनल चल रहा है। अब भिवानी महेंद्रगढ़ पर हम आए उसके या चलिए पहले वही बात करते हैं। अब भिवानी महेंद्रगढ़ में पेंच बहुत जबरदस्त फंसा हुआ है। किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी
जो वहां से एमपी रह चुकी हैं। हालांकि 2014-2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और धर्मवीर से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे वो वहां से जीते हैं। और ये एक ऐसी सीट है जिसपे किरण चौधरी वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जबरदस्त वर्चस्व की लड़ाई, या कह लीजिए कि ये खेमेबाजी या खेमेबंदी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। किरण चौधरी किसी भी सूरत पर ये सीट अपनी बेटी श्रुति चौधरी को दिलवाना चाहती हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि चूंकि धर्मवीर वहां से कैंडिडेट हैं, इसलिए अहिरवाल बेल्ट से किसी को टिकट देना चाहिए और वो टफ फाइट देकर के जीत सकते हैं। तो राव दान सिंह का नाम बहुत चर्चा में है, लेकिन ये श्रुति चौधरी को मिलता है या राव दान सिंह को। एक चीज मैं आपको बता दूं कि राव दान सिंह का चुनाव लड़ना लगभग तय है। अब वो भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ेंगे या गुरुग्राम से लड़ेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये पूरी कोशिश है कि भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट दिलवाया जाए। अभी आपको याद होगा राव बहादुर सिंह जो पहले कांग्रेस में आ गए थे, अभी 5 दिन पहले वो छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके वो जेजेपी में चले गए। अब जेजेपी की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह कैंडिडेट होंगे। अब ये कांग्रेस वालों को ये लगता है कि अगर राव दान सिंह हुए तो वहां पर जाट और यादवों का एक बड़ा एक समीकरण है। उन्हें लगता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप को ये लगता है कि राव दान सिंह को अगर टिकट दिया तो वो यादवों का वोट लेकर के आएंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जाटों का वोट उन्हें मिल जाएगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नंबर 1 के चॉइस है राव दान सिंह, और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली तो राव दान सिंह को टिकट मिल जाएगा। लेकिन किरण चौधरी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और श्रुति चौधरी को वो चाहती हैं कि टिकट मिले और उनके अपने प्ली हैं और लगातार वो पूरे इस इलाके में भिवानी महेंद्रगढ़ में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बहुत एक्टिव हैं और बहुत एग्रेसिवली काम कर रही हैं। लेकिन इस सीट पर अभी फाइनल डिसीजन जो है ये होना है, लेकिन कैंडिडेट राव दान सिंह होंगे और नहीं तो श्रुति चौधरी होंगी। अब भिवानी महेंद्रगढ़ से कौन कैंडिडेट होगा या किसको टिकट मिलता है, ये तय करेगा कि गुड़गांव में फिर किसको टिकट मिलता है। तो श्रुति चौधरी और राव दान सिंह, इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा, ये तय है। यहाँ से तीसरा कोई नहीं है। भूपेंद्र, और मैं क्लियर कर रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर चली तो राव दान सिंह को टिकट मिलेगा। किरण चौधरी अगर ताकतवर साबित हुई तो श्रुति चौधरी को टिकट मिलेगा और दोनों के अपने अपने तर्क हैं इस सीट को लेकर करके। रोहतक पे कोई विवाद नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा वहां से कैंडिडेट होंगे। हालांकि बीच में एक बार उनकी माता श्री आशा हुड्डा का भी नाम चला था और उस पे भी ये बातचीत चली कि आशा हुड्डा जी को टिकट दे देना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा चूंकि राज्यसभा में है और अभी वो राज्यसभा वाला टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, तो ये एक राउंड बातचीत चली, हुड्डा फैमिली में भी चली और विद इन पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जितने नजदीकी लोग हैं उनके बीच भी ये बातचीत चली कि बेटर ऑप्शन क्या होगा, दीपेंद्र हुड्डा या आशा हुड्डा। लेकिन अंततः ये फैसला हुआ और हाईकमान से भी जब ये बातचीत हुई, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसमें ये हुआ कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए और दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ से कैंडिडेट बनाना चाहिए। और दीपेंद्र हुड्डा, ये तय हो गया है कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से कैंडिडेट होंगे और वो लगातार अब फील्ड में एक्टिव भी हैं और चुनावी मोड में एक्टिव हैं। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से कैंडिडेट होंगे। उसके बाद आ जाइए सिरसा नहीं, इसके बाद आ जाइए हिसार। अब हिसार बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। हिसार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े करीबी आजकल हैं, अब कुछ दिनों के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये पता नहीं है, लेकिन आजकल बड़े करीबी हैं जयप्रकाश। और आपको याद होगा कि अभी आदमपुर बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी कांग्रेस ने जयप्रकाश को, जेपी जिन्हें हम कहते हैं, कलायत के रहने वाले हैं, तो आदमपुर से कैंडिडेट बनाया।
आदमपुर के बाद ये लगातार फील्ड में जेपी एक्टिव थे कि उनको कैंडिडेट हिसार में लोकसभा के तौर पे बनाया जाएगा। लेकिन अब इसी बीच में, और आपको एक मिशन बताता हूँ, ये जो बांगड़ का इलाका है, ये जो उच्चाना और ये पूरा इस तरफ का जो इलाका है, वहां पे द्वंद चलता रहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह वर्सेस जयप्रकाश। जयप्रकाश किसी जमाने में आईएनएलडी में ग्रीन ब्रिगेड के नाम पे बड़ी चर्चा रहती है उनके नाम की, फिर वो अलग हो गए, फिर उनका टिकट जब वो कलाए थे, टिकट चाहिए था तो जेपी रणदीप से उनके इक्वेशन ठीक नहीं थे, फिर उनका टिकट अट गया और उसके बाद फिर वो कलाए से इंडिपेंडेंट जीत गए। हालांकि हिसार से जब वो केंद्र में पहुंचे थे तो वो भी एक अलग कहानी है कि रणदीप को टिकट मिलने वाला था, लेकिन ये जेपी पहुंच गए दिल्ली और दिल्ली से अपने लिए टिकट लेकर के चले आए। तो ये एक जो इंटरनल फाइटिंग्स और जो विद इन पार्टी जो एक प्रभाव की जो लड़ाई होती है, वो हिसार के इर्द गिर्द आपको बहुत देखने को मिलता है। और अगर ये मैं सिर्फ अभी कांग्रेस के संदर्भ में बता रहा हूँ, तो जेपी का नाम बड़ा प्रोमिनेंटली चलता रहा, लेकिन फिर कांग्रेस में ये चर्चा होने लगी कि हिसार वो जगह है जहां पर एक जातीय समीकरण के हिसाब से भी लड़ाई होती है। अगर थोड़े पहले चले जाएं तो हिसार को बैटल ग्राउंड माना जाता था भजनलाल फैमिली वर्सेस चौटाला फैमिली। सिरसा की तरफ से चौटाला फैमिली आती थी और इधर से भजनलाल आते थे, और हिसार जो है बैटल ग्राउंड हुआ करता था। जाट नॉन जाट तमाम तरह की चीजें जो पॉलिटिक्स में होती हैं, वो सब इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जो गणित है वो यहाँ देखा जाता था। उसके बाद ये हुआ कि अगर बीजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट होता है, इसके लिए वेट एंड वॉच चलता रहा। फिर ये कहा जाने लगा कि अगर कोई जाट कैंडिडेट आता है हिसार से बीजेपी की तरफ से, तो फिर कांग्रेस किसी ओबीसी पे दौड़ खेलेगी, या अगर बीजेपी ने किसी ओबीसी को टिकट दे दिया तो फिर ये कॉम्बिनेशन होगा। तो हिसार में चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम बड़ा चलने लगा था। चंद्र प्रकाश का नाम, जैसे ही कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, तो चंद्रमोहन बिश्नोई का भी नाम बड़ा प्रोमिनेंटली चलने लगा। एक चंद्र प्रकाश है, ओबीसी से आते हैं, इनका नाम भी बड़ा चला, जयप्रकाश का भी नाम चला। लेकिन इन बिटवीन कुछ दिन पहले जब ब्रिजेंद्र, जो कि अभी एमपी हैं और बीजेपी के टिकट पर हैं, वो बीजेपी छोड़ करके चले आए कांग्रेस में। चौधरी बीरेंद्र सिंह एक बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, लगभग 35-40 साल शायद कांग्रेस में रहे होंगे। उसके बाद वो बीजेपी में शिफ्ट हुए और फिर उसके बाद उनके बेटे को टिकट मिला बीजेपी से 2019 में, वो जीत गए। और उसके बाद फिर इतना बीजेपी से उनकी नाराजगी रही गठबंधन को लेके, और फिर अंतोगत्वा चौधरी बीरेंद्र सिंह तो अभी ऑफिशियली कांग्रेस में नहीं आए, लेकिन उनके बेटे ने रिजाइन किया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो हिसार को लेकर के काफी चर्चा चलती रही कि विजेंद्र सिंह या चंद्रमोहन बिश्नोई या चंद्र प्रकाश या जयप्रकाश, ये तमाम नाम, लेकिन अंततः ये फाइनल हुआ कि विजेंद्र सिंह चूंकि पार्टी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं और वो सिटिंग एमपी है, इस आधार पे विजेंद्र सिंह का नाम 99.99% हिसार से फाइनल हो गया। एक बार बात ये भी चली थी कि क्या विजेंद्र सिंह को सोनीपत से लड़वाया जाए, लेकिन अब सोनीपत अगर विजेंद्र सिंह को लेके जाते तो चौधरी बीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में एक आपसी वर्चस्व की लड़ाई रहती है, एक प्रभाव की लड़ाई रहती है। हालांकि आईएनएलडी के जमाने में जब आईएनएलडी का रुतबा हुआ करता था तो सोनीपत की जो रणनीति बनती थी वो ऐसे बनती थी कि इधर वाले कैंडिडेट से, जींद वाले इलाके से आईएनएलडी अपने सपोर्ट से वोट दिलवा दे, और उधर से सोनीपत की तरफ से कोई कैंडिडेट आए जो अपने प्रभाव से उधर वोट ले ले, और सोनीपत प्रभाव और जींद प्रभाव ये मिलाकर करके वहां से एक आईएनएलडी की रणनीति होती थी, और वो कई बार जीते भी, वहां से उनको सफलता भी मिली। इसी रणनीति पर एक बार बात चली कि क्या विजेंद्र सिंह को हिसार की जगह सोनीपत शिफ्ट किया जाए
ताकि बांगड़ वाले इलाके, जींद और इन तमाम इलाकों से चौधरी बीरेंद्र सिंह का प्रभाव रहे, वो वोट लेकर के आए और इधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत इलाके से वोट दिलवाए और एक कॉम्बिनेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह के का एक रिजल्ट आपको सफल रिजल्ट जो है वो आपको सोनीपत में मिले। लेकिन आपको पता है कि एक दूसरे को अपने इलाके में फिर अगर विजेंद्र सिंह जीत जाए सोनीपत से तो फिर अब वो इलाका है सोनीपत का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन और सिचुएशन हो जाती है। इसलिए लास्टली जाकर करके विजेंद्र सिंह का नाम हिसार से फाइनल हुआ कि वो हिसार से ही चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आ जाइए सिरसा। सिरसा में पहले ये कहा जा रहा था कि अब कुमारी शैलजा अंबाला से लड़ेंगी या सिरसा से लड़ेंगी। अब वहां पे सिरसा में बीजेपी ने टिकट दिया जो कांग्रेस के उनके पूर्व अध्यक्ष रहे, बाद में वो टीएमसी में गए, अपनी पार्टी बनाई, फिर आम आदमी पार्टी में गए और उसके बाद फिर अभी बीजेपी में आ गए अशोक तंवर साहब। अब अशोक तंवर को बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी यानी सुनीता दुग्गल का टिकट काट करके अशोक तंवर को बीजेपी ने टिकट दे दिया। अब इसके बाद ये रणनीति चलती रही कि अब शैलजा को, कुमारी शैलजा को यानी शैलजा जी को वो सिरसा से लड़ेंगी या अंबाला से। ये जो शैलजा जी का जो डिसीजन था वो 100% उनके ऊपर था कि वो लड़ना कहां से चाहती हैं। सारे इक्वेशंस को देखते हुए उन शैलजा जी को ये लगा कि उनके लिए बेहतर जगह अंबाला है। अंबाला और सिरसा ये दोनों रिजर्व सीट है। जो 10 सीटें हरियाणा में, ये 2 सीटें जो रिजर्व्ड हैं। तो शैलजा जी ने अंबाला को चुना कि अंबाला से ही चुनाव लड़ना है, तो फिर अंबाला से ही वो लड़ेंगी। तब सिरसा में हुआ कि फिर सिरसा में किसको लड़वाया जाए। एक तरफ अशोक तंवर आ गए हैं, दूसरी तरफ आईएनएलडी का भी अच्छा प्रभाव है। सिरसा शहर में गोपाल कांडा सिटिंग एमएलए हैं। रानिया से जो अभी सिटिंग एमएलए हैं चौधरी रंजीत सिंह देवीलाल के पुत्र हैं, अब उनको बीजेपी ने हिसार से उतार दिया है। ये तमाम तरह के कॉम्बिनेशन से जिस पर कांग्रेस विचार करती रही। शीशपाल कहरवाला, जनरैल सिंह, चरणजीत सिंह रोड़ी, ये 3 नाम पैनल में भी गए और इन तीनों नाम पे प्रोज एंड कॉन्स, क्या नफा क्या नुकसान, ये सब चलता रहा और अंततः शीशपाल कहरवाला के नाम पर पार्टी मोहर लगाने जा रही है। 1 तारीख को लिस्ट आएगी तो आपको सिरसा से शीशपाल कहरवाला का नाम आपको देखने को मिल सकता है। अब ये सिरसा, ये हर एक सीट पर कुछ न कुछ पेचीदगियां फंसी हुई थी, क्योंकि सिरसा कौन होगा ये फाइनल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो 100% शैलजा जी पे डिपेंड कर रहा था कि वो चुनाव कहां से लड़ना चाहती हैं। अगर वो सिरसा से लड़ती तो सारे नाम कट जाते और शैलजा जी का ही फाइनल होता। 2 नाम ऐसे थे जिसपे कोई इफ एंड बट नहीं था, एक शैलजा जी और दूसरा दीपेंद्र हुड्डा। ये 2 नाम के बारे में था कि यहाँ से कोई फाइनल नहीं, ये जहां से चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इन 2 नाम के बारे में हाईकमान में भी बहुत क्लियर था कि इन 2 नामों पे कोई विवाद नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहानी ये बनी कि शैलजा जी अंबाला चली गई, तो फिर सिरसा से शीशपाल कहरवाल कांग्रेस को अपने गणित में लगता है कि ये सुटेबल कैंडिडेट हैं और विनिंग पोटेंशियल है इनमें, तो शीशपाल कहरवाल के नाम पर मोहर लगभग लग गई है। अब पेच आ जाइए गुड़गांव। गुड़गांव में जबरदस्त, आपको पता है गुड़गांव सुर्खियों में था। ये जो 10 सीटें हैं लोकसभा की हरियाणा में, बाकी जगह आज से 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने पहले कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था 2 जगह को छोड़ करके जो ये दम्भ के साथ कह रहा हो कि जी मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। सिर्फ 2 सीटें थी, एक भिवानी में श्रुति चौधरी जो डंके की चोट पे कह रही थी बहुत एग्रेसिव मूड में कि वो चुनाव लड़ेंगी और उसके लिए वो फील्ड में लगातार एक्टिव थी, बहुत एग्रेसिवली। माँ और बेटी यानी कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों लगातार कैंपेन कर रही थी। और दूसरी सीट थी गुरुग्राम की, जहां से कैप्टन अजय यादव ये कह रहे थे
कि सबसे अधिक वोट वो लेकर के आए कांग्रेस की, अगर 10 सीटों की बात करें 2019 की, और वो ये कहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मतलब जितने वोट मिले उससे ज्यादा वोट कैप्टन अजय यादव को गुरुग्राम में मिले। लेकिन बाद में फिर उन्हें ये लगने लगा, जब ये कहा गया कि आपको एक एप्लीकेशन देना होगा, आपको एक अप्लाई करना होगा कि आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस का एक फॉर्म था कि वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। कैप्टन अजय यादव थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं, थोड़े इमोशनल हैं, नाराज हो गए, कहने लगे कि मेरा तो दम घुटता है कांग्रेस में। बताइए, मैं इतना सीनियर नेता हूं, लीडर हूं, और बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि फॉर्म भरिए, जब मैं गुरुग्राम से चुनाव लड़ने को तैयार हूं, कह रहा हूं कि मैं लड़ूंगा, फिर दूसरे लोगों के पैनल में होने की जगह कहां है या संभावना कहां बनती है। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊं कि गुरुग्राम में जब पैनल बना तो कैप्टन अजय यादव, है ना, रॉदान सिंह, जितेंद्र भारद्वाज, एक भुवन यादव है, और एक नाम और ऐड किया गया, वो नाम था राज बब्बर का। लेकिन राज बब्बर फिर फतेहपुर सिकरी के लिए वो हुड्डा साहब से भी मिले और फतेहपुर सिकरी का कह दिया कि वो तो यूपी फतेहपुर सिकरी से लड़ेंगे, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे स्थिति हो गई। अब जो मेरे पास सोर्सेस के हवाले से खबर है, जो मैं आपको बता रहा था कि भिवानी में किसको टिकट, भिवानी महेंद्रगढ़ से किसको टिकट मिलता है, उसी आधार पे गुड़गांव तय होगा। अगर रॉदान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ में टिकट मिला, यानी एक यादव को वहां टिकट मिल गया, तो ब्राह्मण के तौर पे जितेंद्र भारद्वाज का नाम गुड़गांव से आ जाएगा, यानी उन्हें टिकट मिल जाएगा। अगर श्रुति चौधरी को टिकट मिला भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो रॉदान सिंह को टिकट मिल जाएगा गुरुग्राम से। ये जो सोर्सेस हैं उनका कहना है। कैप्टन अजय यादव थोड़े से रिलक्टेंट हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि भिवानी में किसको टिकट मिलता है उस पर डिपेंड करेगा गुरुग्राम की टिकट। अगर वहां से श्रुति चौधरी को मिला भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो रॉदान सिंह का टिकट कंफर्म मानिए गुरुग्राम से, और अगर रॉदान सिंह को मिला टिकट भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो जितेंद्र भारद्वाज का गुरुग्राम से आप टिकट फाइनल मानिए। वो जातीय समीकरण, ब्राह्मण और तमाम तरह की चीजों को ध्यान में रखा गया। अब आ जाइए फरीदाबाद। फरीदाबाद में दो नामों पे जबरदस्त चर्चा थी, एक था करण दलाल, दूसरा महेंद्र प्रताप सिंह। जो मेरी जानकारी है, जो मेरे पास सोर्सेस के हवाले से जो खबर है, उसमें महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे मोहर लग गई है, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। तो एक बार फिर समाप्त कर दूं, जो सोर्सेस के हवाले से खबर है, अंबाला से कुमारी शैलजा, करनाल से चाणक्य शर्मा, सोनीपत से सुरेंद्र भैया, भिवानी से श्रुति चौधरी या रॉदान सिंह, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, सिरसा से श्रीशपाल कहरवाला, गुरुग्राम से रॉदान सिंह या जितेंद्र भारद्वाज, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह। तो कुल मिलाकर के ये 9 सीटों का लेखा जोखा है जो बातचीत चल रही है, और 31 मार्च तक लिस्ट नहीं आएगी। 1 अप्रैल को उम्मीद कीजिए कि कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी और एक साथ सारे 9 के 9 उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी। बिल्कुल, और 1 अप्रैल का इंतजार, जब 9 की 9 सीटों पर जो संभावित लिस्ट है उस पर भी मोहर लगेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जनता टीवी पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव जानकारी। कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर के संभावित लिस्ट सबसे पहले जनता टीवी पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जनता टीवी पर उम्मीदवारों की सूची सबसे पहले। 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के संभावित नाम 1 अप्रैल को जारी हो सकती है सूची। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अंबाला से कुमारी शैलजा मैदान में हो सकती है कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार। करनाल से चाणक्य शर्मा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा सिरसा से बात की जाए तो श्रीशपाल कहरवाला का नाम सामने आ रहा है। हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह, गुरुग्राम से बात की जाए तो रॉदान सिंह या फिर जितेंद्र भारद्वाज, इन दोनों में से कोई एक चेहरा संभावित हो सकता है कांग्रेस के उम्मीदवार का। इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ से
श्रुति चौधरी और रावदान सिंह, दोनों ही चेहरों में से किसी एक पर मोहर लग सकती है। सोनीपत की बात की जाए, सुरेंद्र दहिया कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार। ये बड़ी खबर जनता टीवी पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार। तो 9 सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के नाम सबसे पहले जनता टीवी पर।